हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, साइंस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने टीआरई 4.0 की तैयारी को और मजबूत करेंगे। आज हम विज्ञान के 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप सभी को पता है, अगर जिसका सब्जेक्ट साइंस है तो उनमें 40 नंबर का साइंस और 8-10 नंबर के जीएस जीके में साइंस पूछे जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट स्पेशली साइंस है तो भी ठीक है, अगर नहीं है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो इस 8-10 नंबर के लिए ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की एसआई यूनिट क्या है? यानी कि पूछा है कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दबाव की एसआई यूनिट होती है। दाब बराबर होता है F इक्वल टू ए। दाब बराबर क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू ए, यानी पृष्ठ की लंबवत बल ये F होता है और पृष्ठ का क्षेत्रफल A होता है। ये दाब बराबर होता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर इसी को पास्कल भी कहा जाता है। अगर आपसे कहीं पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ना देके पूछे कि दबाव की एसआई यूनिट क्या है और ऑप्शन में पास्कल दिया हो तो ये सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल दोनों ही दिया हो तो दोनों ही जवाब आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि इसी की न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या होगा? 80 वाट, 80 पीए, 80 जूल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 जूल। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है F इक्वल टू, यानी F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर। ये इसके फार्मूला लगता है। तो F इक्वल टू F अपॉन 9 हो जाएगा। यहाँ से ये सॉल्व किया जाएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 80 वाट। 80 वाट कैसे हो जाएगा? ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला F इक्वल टू, यानी कि बल इक्वल टू फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन आपको दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है और D यानी विस्थापन इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए F इंटू D यानी कि 20 गुणे 4 इक्वल टू 80 जूल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा 80 जूल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 80 जूल। कैसे आया तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आगे ये गलत हो गया था। तो F इक्वल टू आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, F इक्वल टू दिया हुआ है 20 न्यूटन और D यानी कि विस्थापन इक्वल टू आपको दिया है 4 मीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है W आपको निकालना है, कार्य निकालना है, तो W इक्वल टू F इंटू D। F इंटू D निकालने के लिए आपको 20 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80 जूल। 80 जूल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? 3 गुनी, 0, 2 गुनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे? ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे निकाला गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब कैसे हुआ? तो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी वो इसका है F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर। ये पहला समीकरण हो गया। F इक्वल टू 9, 1/9 दिया है तो F इक्वल टू 9 कर देंगे, GM1 M2 अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मर्ज करेंगे तो ये F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर और F अपॉन 9 ये इसका अपॉन हो जाएगा, अपॉन F अपॉन 9 GM1 M2 R स्क्वायर R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9F अपॉन F इक्वल टू R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर होता है, तो 3 क्योंकि ये स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसको भी हम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है तो इसको 3 का स्क्वायर R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 3 इक्वल टू R2 अपॉन 1, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से जब कट जाएगा तो R इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए R इक्वल टू 3R1 आ जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी कि 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? 100 के यानी कि 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 273 केल्विन। वायुमंडल दाब या पानी का हिमांक जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, अगर सेल्सियस में तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पे केल्विन पूछा है तो केल्विन निकालने के लिए 273 प्लस 100 कर देते हैं, 273 प्लस 100 कर देते हैं, क्योंकि 273 परम ताप होता है। 273 प्लस 100 करेंगे तो 373, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का चौथा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन का गति का दूसरा नियम। किसी बल के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, तो इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है तो इसी को संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग का नियम, इसी को संवेग का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम ये जड़त्व का नियम कहलाता है, दूसरा नियम ये संवेग का नियम, और तीसरा नियम जो होता है न्यूटन का वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन ने गति का चौथा नियम नहीं दिया था, ठीक है। 3 नियम दिया था, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम या फिर संवेग का नियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित है तो वह किसके कारण रुक जाएगी? आवेग, तनाव, घर्षण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि घर्षण के कारण। जब हम साइकिल को चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम साइकिल को चलाते हैं और अचानक पैडल लगाना बंद कर देते हैं पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल की गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है, इसलिए जो है वो साइकिल के बल की जो गति है वो धीमी होने लगती है। यही कारण है कि साइकिल चलते चलते एक निश्चित बल पर घर्षण की वजह से रुक जाती है। तो किसकी वजह से कोई गतिमान वस्तु है और रुक जाएगी? घर्षण की वजह से, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल को हम पृथ्वी पर फेंकेंगे, एक बॉल है वो ऐसे लुढ़कता हुआ पृथ्वी पर जा रहा है, इसका और अर्थ का दोनों का घर्षण बल आपस में लग रहा है, और इसी बल के कारण एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बॉल कहीं कहीं जाकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण वहां पे उत्पन्न हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और ऑप्शन दिया है आपके सामने। अभिकथन है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, ये अभिकथन दिया हुआ है। फिर उसका कारण दिया, लोहा गर्मियों में फैलता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही है, आर गलत। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो लोहा होता है वो गर्मियों में फैलता है। इस कारण जब रेलवे की पटरियां बनाई जाती हैं तो उनके बीच थोड़ा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, जिससे वो गर्मी में फैले तो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस ना करे, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंग क्या होता है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया जाता है और इसको जो मापने की इकाई होती है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तरंगों को मापा किस में जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है और इसकी मापने की इकाई हर्ट्ज कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने पर वह काले रंग का दिखाई देता है। क्यों शुरू होता है? दिखाई देना क्यों शुरू होता है? ऑप्शन दिया है, लाल का एक मिनट,
कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। यह परिवर्तन की वजह से होता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव से होता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ठीक है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा जो है ये लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करते, उससे जो वस्तुएं होती हैं वो काली दिखाई देने लगती हैं। ठीक है। जैसे कोई वस्तु है वो सारे रंग को अवशोषित करता जा रहा है और उसको परिवर्तित नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा है, तो कलर कैसा दिखेगा? ब्लैक। अभी आप अपने घर में ही देख लीजिए, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ऑरेंज सारे कलर को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको एक ब्लैक कलर ही प्राप्त होगा। अगर उसमें से कोई कलर आप रिलीज नहीं करेंगे, कोई कलर निकालेंगे नहीं, तो आपको ब्लैक कलर ही मिलेगा। तो कपड़ा कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का ही दिखाई देगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? वेरी वेरी IMP। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे TRE के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में देखने को मिले हैं कि मान लीजिए एक गिलास है, ये पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ और इसमें एक नींबू है। ये नींबू जो है ये अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ कहीं खड़े हैं और आप इस नींबू को देख रहे हैं तो आपको ये अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नींबू जो है बगल से देखने पर वो अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब ये पानी से भरा एक गिलास है, यहाँ ये पानी से भरा एक गिलास है और यहाँ प्रकाश जो है वो वायुमंडल में है, लेकिन यहाँ जब वो जल में जा रहा है तो अपने मार्ग से ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाता है, अपने मार्ग से जो है वो विचलित हो जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। और इसी के कारण नींबू का आकार बगल से देखने में बड़ा दिखाई देता है। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले, एक एग्जाम में TRE के ही एक एग्जाम में पूछा था कि एक भरी बाल्टी है और उसमें एक पेंसिल रखा है, पेंसिल जो है वो तिरछी क्यों दिखाई देती है? तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हवा एक डैश है, दो तत्वों और यौगिक का मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। हवा क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे? हवा जो है ये दो तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। दो तत्वों और यौगिक में गैसें शामिल होती हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियम, मीथेन, ये सब क्या है? इन सब के मिश्रण से यौगिक हवा बनता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? अब क्रियाशीलता, विलयता, तन्यता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। धातुओं के पतली तार में ढलने की विशेषता, मान लीजिए आप कोई धातु लिए, धातु में आप मान लीजिए कोई चांदी लिए और चांदी को खींचकर एक लंबा तार बना दिए, एक लंबा तार, चांदी ये जो फैलती जा रही है, ये फैलने की विशेषता क्या कहलाती है? उस धातु की क्या कहलाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तन्यता। अपनी मोबिलिटी के कारण धातु जो होते हैं वो खिंचते हुए चले जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है क्या कहलाते हैं? आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप्स, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु भार भिन्न है वो क्या कहलाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोबार। आइसोबार इसका सही जवाब हो जाएगा। आइसोबार को ही हिंदी में समभारी कहते हैं। इनमें ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे ही समभारी या फिर आइसोबार कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आर्गन ले लीजिए। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और इसका परमाणु भार होता है 40।
और पोटेशियम का देख लीजिए, इसका परमाणु भार 40 होता है, परंतु इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 19 होता है। ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या, ये देखिए द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान है और इसकी परमाणु क्रमांक जो है या परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोबार यानी कि समभारिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। आपको कुछ ऑप्शन दिए और पूछा है कि इसमें से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। दूसरा दिया, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यही गलत है और यही गलत होते हुए आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये गलत होते हुए भी सही है क्योंकि सही नहीं पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। ऑप्शन दिया, डीवी पैमाना, ओएच पैमाना, पीएच पैमाना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच स्केल पे मापी जाती है, जो 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पे ये न्यूट्रल होता है, 0 की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो एसिडिक हो जाएगा और इधर जाएंगे तो आपको क्षारीय विलयन मिलेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर डीवी पैमाने की बात करें तो डीवी पैमाने को ही डेसिबल कहा जाता है। डीवी पैमाना इसे ऐसे लिखा जाता है, इसको डेसिबल पैमाना कहा जाता है। इसमें ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। डीवी पैमाने में क्या नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। और ओएच में आयनों की संख्या निर्भर करती है। ओएच पे क्या होता है, आयनों की संख्या निर्भर होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएच पैमाना। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता डैश उपयोग करके दूर की जा सकती है, यानी कि किस चीज़ का हम यूज करेंगे तो जल की जो कठोरता है वो दूर हो जाएगी। ये आपके टीआरई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आईएम पे मार्क करिए। धावन सोडा, साधारण नमक, पीओपी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे पूछा है इनमें से किसका यूज करके हम जल की कठोरता को दूर करेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग करके हम जल की कठोरता को दूर करते हैं। धावन सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, इसी को धावन सोडा कहा जाता है, जो हम लोग जनरली अपने घर में साबुन और सर्फ के रूप में यूज़ करते हैं। इसी को धावन सोडा कहा जाता है और इसी के द्वारा जल की कठोरता को दूर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदलती है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, देखिए ध्यान दीजिए, ब्रोमीन अधातु है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार देखने को मिला था कि ब्रोमीन धातु है या अधातु है, तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है या गहरे लाल रंग की होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध जो होता है वो निकलता है। अगर बात करें ब्रोमीन के फॉर्मूले की या रासायनिक संकेत की तो Br इस तरह से लिखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 79.909 होता है। ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है, ये एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, अगर ये चमड़े पर गिर गया तो ये ऊतकों को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, लवण जल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है किसका यूज बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा का। अभी हम लोगों ने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4
इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। और ये जो प्राप्त होता है ये जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम में यही पानी 1.5 गुना अगर बढ़ जाए, ये 2H2O हो जाए तो जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम से ही जब आप पानी को आधा कर देते हैं, आधा पानी बचता है, तो ये पीओपी का रूप धारण कर लेता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में गर्म करके इसके जल को निष्कासित करके पीओपी प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? इसे भी आप स्टार मार्क करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दलदल और धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी मीथेन। दलदल एवं धान के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस कैसा है? तो मीथेन गैस एक रंगहीन गैस है। ठीक है, रंगीन गैस है। मीथेन गैस आपको सीएनजी में भी देखने को मिलेगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है और सीएनजी में मीथेन के अलावा और कौन सी गैसें देखने को मिलती हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है? कोमल दंत वलय, मसूड़ों से रक्त का स्राव, दुर्गंध युक्त सांस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका जवाब बताने से पहले मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी फ्रेंड्स, अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन बचे हैं और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तथा अपने सभी दोस्तों तक इस प्लेटफॉर्म को पहुँचाने में मदद करिए। हमारा ये चैनल अभी नया है, ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मुझे आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है। काफ़ी फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जिनके योगदान से, जिनकी मदद से हमारा चैनल, आपका ये अपना परिवार मोनेटाइज हो पाया है। अब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ा के जो हमारी मदद की है उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, आगे भी आप हमारी मदद करते रहिए और इसको लोगों तक पहुँचाते रहिए। क्वेश्चन है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंत वलक, मसूड़ों से रक्त का स्राव, दुर्गंध युक्त सांस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कोमल दंत वलक। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वलक होता है। इसे दांत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर और बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ होता है। इनेमल का निर्माण कैसे होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है तो यही इनेमल है जो दांतों पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल, CH3COOH, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये मनुष्य के आमाशय में पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाकर उसे पाचन में सहयोग करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन या मंड का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है ये इमल्सिफाइड वसाओं का पाचन करता है। वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आमाशय में आपको यहाँ पे एमाइलेज और लाइपेज तो एंजाइम के नाम नहीं दिए हुए हैं, केवल ट्रिप्सिन दिया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों ही दिया, देखिए एमाइलेज 2 होता है, एक अग्नाशयी एमाइलेज यानी कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज और एक स्लाइवरी एमाइलेज जो हमारे लार में पाया जाता है। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्लाइवरी एमाइलेज 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो इंटेस्टाइनल एमाइलेज जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ये बचा हुआ जो स्टार्च है उसको शुगर में परिवर्तित कर देता है। 30% कार्बोहाइड्रेट तो हमारे माउथ में पाचन हुआ स्लाइवरी एमाइलेज के द्वारा और यहीं से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है।
बाकी कार्बोहाइड्रेट जो पचता नहीं है, यहाँ पर आकर अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा यहाँ पर पचित हो जाता है और वो शुगर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा। और ट्रिप्सिन के द्वारा क्या होता है? तो प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। और लाइपेज के द्वारा एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित किया जाता है। तो अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होते हैं? आरबीसी, रेड प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कार्य पूछे थे। आप में से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को भी इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। मानव श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्धक होता है जो आरबीसी में मौजूद होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? अब देखिए वही क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिल गया। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता तो आज आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाता। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना, शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना, नाइट्रोजन अपशिष्ट को घुलित यानी डिजॉल्व रूप में उत्सर्जित करना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो है ये लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है और इसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी में हीमो वर्धक मतलब हीमो नाम का एक पिगमेंट या वर्धक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है। मानव शरीर में आरबीसी का जो कार्य है वो कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो शरीर में कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव, कुछ हद तक ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना और यहाँ पे पूछा है कार्य क्या है, तो ये कार्य ये है। कुछ हद तक ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लेकिन आयोग के द्वारा ये ई ही माना गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। एक एडल्ट ह्यूमन में पूछा है कि कितने लीटर खून होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। 4.5 से 5 लीटर एक वयस्क मानव में जो खून की मात्रा होती है वो 4.5 से 5 लीटर होती है, या फिर कहें शरीर के भार का 1/10% होता है। अगर उसके शरीर का जो भार है उसका 1/10% जो होगा वो ब्लड होगा ह्यूमन में। ह्यूमन ब्लड का पीएच भी मैंने आप लोगों से पूछा था, किसी ने भी मानव रक्त का पीएच नहीं बताया है। मानव रक्त का जो पीएच है वो 7.4 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी, जिसे वॉमिटिंग कहते हैं, उसके लिए अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मतलब जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती, जिसको हम रोक नहीं सकते, जैसे उल्टी का होना, हृदय का धड़कना, ये सब क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के द्वारा ये सारी क्रियाएं जो हैं वो नियंत्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? इंसुलिन, एनिमल हार्मोन, थायरॉक्सिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है मांसपेशियों की अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम संकट के समय हमारे हृदय की गति यानी मांसपेशियों की में जो गति को, हृदय की गति को बढ़ाता है उस हार्मोन्स को कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। अब आप लोगों को समझ गए होंगे कि हम किस हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग एड्रेनालाइन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं जो एड्रेनलिन ग्रंथियों से निकलता है। इसी को फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यही हृदय की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जो आपको ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का
नाम है, मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? B12, B6, B2, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बी कंपोनेंट के जितने भी विटामिन है एक बार हम लोग देख लेते हैं। B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे B1 क्या है तो B1 को थायमिन और B5 को पेंटोनैथिक एम्ल कहते हैं। B9 को क्या कहा जाता है? B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। B3 को नियासिन कहते हैं। एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं। B1 जिसे थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथोनिक, B6 पैरिडॉक्सिन और B9 जो होता है इसे फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधानता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिया कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से वर्णधानता या फिर कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और ये रेटिनॉल की कमी से ही जो होता है वो शरीर दृष्टि संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध और पनीर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें से पूछा है कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जो हर जगह पर पाया जाता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसमें से पूछा है कौन सा वो रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है। पहले हम जान लेंगे कि जीवाणु द्वारा होते कौन कौन से रोग हैं। तो जीवाणुओं द्वारा टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये सारे रोग जो होते हैं वो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ठीक है, बात करें खसरा की, जो यहाँ पे दिया है खसरा, और ये वायरल इन्फेक्शन है। खसरा कैसा है? और छोटी चेचक जो है ये भी वायरल इन्फेक्शन है। और कंठमाला जिसे पैराक्सिनिया कहते हैं ये भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी, जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई भी जीवाणु जनित रोग नहीं है क्योंकि जीवाणु द्वारा टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। छोटी चेचक, खसरा, ये दोनों ही वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान के जनक डॉक्टर सलीम अली हैं। बात करें हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या कहलाता है, किसके नाम से जाना जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होगा तो आपके कमेंट के साथ आपके नाम को अगले वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। फ्रेंड, आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है प्लांट्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद बात करें इसकी पत्तियों में, तो इसके अगर पूछा जाए पादप में, अगर केवल पादप यानी प्लांट्स में तो कार्बन, लेकिन अगर पूछा जाए पादप के पत्तियों में, प्लांट्स की पत्तियों में कौन सा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4, 3, 2, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तनधारी यानी मैमल्स के हार्ट में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये हम सभी को पता है। 4 प्रकोष्ठ कौन कौन से होते हैं? 2 आलिंद और 2 नीले। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं? प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांटी। इनको हम प्लांटी में रखेंगे। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत में रखा जाता है। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, क्लैमाइडोमोनास।
क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइट समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पायरोगारा भी एक सवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि यानी कि उपाय है? अलुकम, सर्पगंधा, नवमल्लिका, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सर्पगंधा। सर्पगंधा औषधीय पौधा है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्न सभी पादप यानी प्लांटों में झकड़ा जड़ें यानी फाइब्रस रूट होती हैं, यानी कि इसमें से वो कौन सा पौधा है जिसको छोड़कर सभी पौधों में झकड़ा जड़ें यानी कि फाइब्रस रूट होती हैं। फाइब्रस रूट पे ईवीएस के क्लास में मैंने बहुत अच्छे डिस्कशन से फाइब्रस रूट बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो ईवीएस की क्लास देखिए, उसमें रूट के बारे में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया गया है कि मूसला जड़ें किसमें पाई जाती हैं, झकड़ा जड़ें किसमें पाई जाती हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो ईवीएस के क्लास में जाके उसे भी जरूर देखिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चुकंदर। चुकंदर के अलावा सभी पौधों में झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, यानी कि चावल और गेहूं में झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। चावल, गेहूं, मक्का इन सब में झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। चुकंदर हो गया, मटर, नीम, आम इन सब में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें होती क्या हैं, दिखती कैसे हैं, इनको विभाजित कैसे करते हैं, तो ईवीएस की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया। आप लोग से अनुरोध है कि वो वीडियो भी जाकर आप लोग जरूर देखें। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पादप के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है? स्थानांतरण, वाष्पसर्जन, वाष्पीकरण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब वाष्पसर्जन। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पसर्जन कहलाता है। वाष्पसर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वाष्प की दर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वाष्प उत्सर्जन की दर को पोटोमीटर यंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।